अस्सलाम वालेकुम। क्रॉप स्पेशलिस्ट मोहम्मद तौसीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैंने जैसे आपसे पहले वादा किया था कि मैं नाइट्रोजन के ऊपर आपको एक जामिया नोट दूंगा। हमें बहुत सारा मवाद सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत सारा मवाद हमें गूगल पर मिल जाता है, लेकिन जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो किसान भाइयों के लिए मैं सादा अल्फाज में कुछ नई चीज़ें भी बताता चलूँ, जिससे हमें पता चले कि हम नाइट्रोजन से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। क्यों किसान कहता है कि मैंने 4 बोरियां डाली तो मेरी ज़्यादा आ गई पैदावार। क्या 4 से ज़्यादा बोरियां डालने से ज़मीन को कुछ नहीं होता? आप बढ़ाते जाएंगे, आप 8 बोरियां डाल दें तो आपकी पैदावार बढ़ती जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नाइट्रोजन के क्यों डाली जाती है, नाइट्रोजन के फ़वाइद आपको गिनाता चलूँ। एक लफ्ज़ है डीएनए, आपने सुना होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आजकल के इस जदीद दौर में मेरे किसान भाई भी जानते हैं डीएनए के लफ्ज़ को। तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा विरासती मादा है, उसके अंदर नाइट्रोजन का जो मेजर कंपोनेंट है, नाइट्रोजन पाई जाती है उसके अंदर। यानी कि अगर नाइट्रोजन आपके पास ना हो तो आपके डीएनए के मॉलिक्यूल बनने में कमी हो जाएगी। आपके जो है आपके पौधे के जो है ना, आपके पौधे में और ये इंसानों में भी ये डीएनए पाया जाता है, उस वहाँ भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन इस कायनात की ज़रूरत है। कायनात में नाइट्रोजन का एक पूरा साइकिल चल रहा है। 78% नाइट्रोजन हवा में मौजूद है। वहाँ से कुछ नाइट्रोजन जो है ज़मीन के जो अंदर बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, ज़मीन के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो पौधे के तावन के साथ छोटी छोटी गांठें बनाकर हवा से वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। लेकिन हर पौधा नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ने जिसको हुक्म दिया है कि आप ले लें, वो उस अल्लाह ताला के ख़जाने से वो किसी हद तक उस चीज़ को ले सकता है। इसके अलावा जो पौधे मर जाते हैं या पौधे ज़मीन में दबा दिए जाते हैं, इसके अलावा जो जानवर या दूसरी चीज़ें ज़मीन में दबा दी जाती हैं, उनकी प्रोटीन से, उन पत्तों से गलने सड़ने के बाद ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन आ जाती है। फिर वो नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर रहती है, जहाँ से वो नाइट्रेट फार्म है, इसकी 3 फार्म है, 3 शक्लों में ये ज़मीन के अंदर पाई जाती है: नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम फार्म। तो इन 3 शक्लों में ये तब्दील होती है। उसके बाद ये बैक्टीरिया के काम आती है, ये पौधों के काम आती है, ये मुख्तलिफ अपना काम करके वापस फिर ये N2O इनर्ट फार्म में फिर गैस की हालत में बन के फिर हवा में शामिल हो जाती है। ये साइकिल चलता रहता है। पौधे के अंदर इसके क्या फ़ायदे हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया, ये डीएनए का पार्ट है। दूसरा, ये हमारे जिस्म के अंदर, पौधे के जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर नाइट्रोजन जो है अमाइनो एसिड बनाने के काम आती है। अब ये अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड का आप समझ लें कि अमाइनो एसिड की ईंट है नाइट्रोजन। अब अमाइनो एसिड को जब हम जमा करते हैं तो प्रोटीन बनती है। अब प्रोटीन किस चीज़ की ईंट है? हमारे पौधे के जितना भी जो पार्ट बना हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें प्रोटीन शामिल है। अमाइनो एसिड जमा होते हैं तो प्रोटीन बनती है। अब अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो पौधे की प्रोटीन नहीं बनेगी। यही वजह किसान कहता है जी मेरा पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा, उसके पत्ते पीले हो गए। और सबसे पहली निशानी नाइट्रोजन की यह है कि आपके पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी निशानियों में ज़रूरी नहीं है हर पीला होने वाला पत्ता नाइट्रोजन की ही कमी हो, लेकिन मैं आपको वाज़े करके बताऊंगा कौन सा पीला होने वाला पत्ता जो है वो नाइट्रोजन की कमी थी और कौन सा पत्ता जो है वो नाइट्रोजन की कमी नहीं थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, इसके अलावा जितने भी एंजाइम हैं, एंजाइम वो चीज़ है जो आपके पौधे की जो है उसके तमाम उसमें होने वाले जो कीमियाई अवामल हैं, उसमें जो खुराक बनने का अमल है, उसके अलावा बहुत सारे हज़ारों अवामल अल्लाह ताला ने रखे हैं, उनमें एंजाइम शामिल होते हैं। तो ये नाइट्रोजन उन एंजाइम का भी पार्ट है। अच्छा, तो ये तो उसकी अहमियत के बारे में बता देंगे। अब आपको मैं बता दूं कि पौधे के ऊपर इसका मुकम्मल कंट्रोल है नाइट्रोजन का। आपके अगर आप नाइट्रोजन नहीं देते तो इसकी पूरी ग्रोथ रुक जाएगी, इसके पत्ते गिर जाएंगे, इसमें फूल और गुडियाँ नहीं लगेंगी। कपास में अगर कोई और फसल है तो उसका रिप्रोडक्टिव या फूलों का जो भी उसका अमल है वो रुक जाएगा। अब बात यह है कि नाइट्रोजन आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है और हमारी ज़मीनों की हालत क्या है और कैसी नाइट्रोजन आपने इस्तेमाल करनी है। नाइट्रोजन जो है हमारे, देखें कि किस फॉर्म में हमें मिल सकती है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया जिसका फार्मूला होता है CH4NO3। उसके अलावा आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो ग्वारा के नाम से कुछ कंपनियां भेज रही हैं, ये तमाम खादें नाइट्रोजन देती हैं। लेकिन आज मैं आपको इनका मेन फंक्शन बता दूं, इनमें फ़र्क क्या है। आपकी कोई खाद है जो सिर्फ नाइट्रेट आयन देती है और कोई खाद है जो अमोनिया आयन देती है
और एक खाद है जो अमोनिया भी देती है और नाइट्रेट भी देती है। वो डबल है, सिंगल है, लेकिन मैं एज ए साइंटिस्ट आपको बताऊं वो कैसे डबल कहते हैं। उसमें नाइट्रोजन की मकदार कम हो जाती है। एक्शन क्यों डबल है वो आपको बताता चलूं। जो अमोनियम आयन है, पौधा अमोनियम आयन की शक्ल में भी नाइट्रोजन लेता है। पौधा नाइट्रेट आयन की शक्ल में भी जड़ों के ज़रिए खुराक लेता है, लेकिन पौधा ज़्यादा खुराक नाइट्रेट आयन की सूरत में लेता है। लेकिन नाइट्रेट आयन के साथ प्रॉब्लम ये है, जो यूरिया में हमें मिलता है या दूसरी फसलों में मिलता है, वो ज़मीन की बेसिसिटी उससे ज़्यादा बेसिक कर देते हैं, उसकी पीएच को बढ़ाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए हमारी ज़मीनों की पीएच ज़्यादा है कि कम है, क्योंकि हम यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं साल साल से। उसके अलावा हम ज़मीन में कभी गली सड़ी खादों का इस्तेमाल नहीं करते या नामियाती खादों का इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से हमारी ज़मीनों में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की बहुत कमी पाई जाती है। तो हमारी पीएच बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो पीएच हमारी है वो 9 तक पहुंच चुकी है, 8 से 9 तक पहुंच चुकी। बहुत कम ज़मीनें हैं जहां पर 8 है वो सुना। अब पीएच से क्या नुकसान हो गया, पीएच ज़्यादा हो गई। आज आपको एक बड़ी अहम बात बताता चलूं कि पीएच 14 तक होती है। अगर ये 7 से नीचे है तो आपकी ज़मीन एसिडिक है, अगर ये 7 से ऊपर है तो आपकी ज़मीन जो है बेसिक है। तो और आपकी पीएच बढ़ रही है 7, 8, 9। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस और बाकी जो आपके माइक्रो न्यूट्रेंट भी हैं, ये ज़्यादा 6 से 7 के दरमियान अगर हो तो ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद 8 तक भी मिलते रहते हैं, लेकिन बहुत कम मकदार में मिलते हैं। जब 9 पर जाते हैं तो मुकाबला सख्त हो जाता है। यही वजह है कि आप डीएपी ज़मीन में डाल देते हैं लेकिन पौधों को मिलती नहीं है। इसी तरह आपको पीएच ठीक करने के लिए अमोनियम वाली खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अमोनियम के अंदर H आयन होता है जिससे पीएच कम होती है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट या जो भी अमोनियम आयन के साथ मौजूद हैं। अब डबल एक्शन वाली बात बताता चलूँ, वो फातिमा फर्टिलाइजर जो कहती है डबल एक्शन ये है कि उसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम आयन भी उसमें मौजूद है, नाइट्रेट आयन भी मौजूद है, लेकिन याद रखिएगा कि उसमें सिर्फ 26% नाइट्रोजन है। आपने उस हवाले से अपनी नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर भी उस हवाले से मैनेज करनी है। क्या आपने अपनी ज़मीन का तजिया करवा लिया? हमारे यहाँ ये तो मेरे ख्याल में रिवाज है ही नहीं कि तजिया करवाया जाए। ज़मीन का तजिया बहुत ज़रूरी था मेरे भाई। ज़मीन का तजिया आपके पास होता, ज़मीन की तारीख़ हिस्ट्री आपके पास होती कि मेरी ज़मीन किस हवाले तक कहाँ तक पहुँच गई है, उसमें नाइट्रोजन की कितनी कमी है, और जो फसल आप लगाने जा रहे हैं उससे पहले आपने कौन सी फसल लगाई थी और उसमें कितनी खाद डाली थी। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये काइंडली एक डायरी बना लिया करें, उसमें अपनी ज़मीन का जो है आप वो सारा तजिया रखा करें। जो आपको टीवी के ऊपर और रेडियो पाकिस्तान के ऊपर बताया जाता है 2 बोरियां डाल दें, 3 बोरियां डाल दें, वो एक अंदाज़ा होता है, एस्टिमेट होता है। उसमें ऐन मुमकिन है आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं और ऐन मुमकिन ज़रूरत से कम डाल रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि आपकी ज़मीन को किसी और इस्लाह की भी ज़रूरत थी, आप उससे भी वाकिफ़ नहीं हैं। आप सिर्फ आंखें बंद करके खर्चा कर रहे हैं, और फजूल खर्ची देखे हमेशा गुनाह है। फिर आप कहते हैं कि हमें उतनी पैदावार नहीं मिली, और पैदावार मिली है तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखें आपने नाइट्रोजन की बोरियां कब कब इस्तेमाल करनी है। एक तो नाइट्रोजन को कभी आपने एक ही दफ़ा नहीं दे देना। मसलन आपने ज़मीन का तजिया भी करवा लिया, आपने किसी ज़री माहिर से भी पूछ लिया कि मैं कितनी खादें डालूं, उसको आपको पता चला मैंने 3 बोरियां डालनी है। अब आपने 1 बोरी अचानक डाल दी, तो नाइट्रोजन की खासियत मैं आपको बताता चलूँ, ये हवा में उड़ जाती है, ज़मीन में ये नीचे चली जाती है। ज़मीन में नीचे जाके जो पानी आप पीते हैं उसमें शामिल हो जाती है और वो आपके लिए जहर बन जाता है। और वो ज़मीन में उसके बाद अगर वो नदी नालों में चला जाए या कहीं दरियाओं में भेज दिया जाए तो वो समुद्री मखलूक के लिए भी वो ख़तरनाक हो जाता है। तो इसलिए आपको इसकी यूरिया जो है थोड़ी थोड़ी मकदार करके देनी होती है। आप इसको उसका करने का तरीका आपको बता दूं। आपकी जो भी फसल है, मिसाल ले लें आपकी फसल कपास है, तो उसमें जब पहले पत्ते बनने का अमल होता है, उसकी एक ज़िंदगी की एक स्टेज आती है जिसे हम इंग्लिश में वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं। पत्ते और तने बनने का अमल तब हो रहा होता है। तो एक उस वक्त बहुत थोड़ी मकदार में उसको देनी होती है आपने यूरिया, बल्कि उस वक्त यूरिया ऐसी ना इस्तेमाल करें। आप उस वक्त अमोनियम आयन वाली जो है ना, अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर लें, ताकि ज़मीन बेसिक रहे और पौधे की बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोथ ना हो जाए। उसके बाद उसकी दूसरी जो क्रिटिकल स्टेज शुरू होती है वो होती है कि उसके पहला फूल निकल आता है, गुड्डियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, फिर पहला फूल निकल आता है, फिर पहला टिंडा बनने की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है।
तो इस दौरान जब जब उसकी ये स्टेजें चेंज होती जाएं और उसके बाद अचानक जो है उसकी, क्योंकि उसकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, उस वक्त उसके फूल भी बन रहे होते हैं, टिंडे भी बन रहे होते हैं, टिंडे पक भी रहे होते हैं, ओपो बॉल भी ओपन हो रहे होते हैं, फुटी भी आ रही होती है, तो उस वक्त उसकी बड़ी मेहनत का टाइम होता है, उस वक्त फिर आपने खाद देनी होती है। अच्छा, यूरिया में आपको एक नई जिद्दत साइंस बताता चलूँ कि आजकल दुनिया में ये भी चल रहा है कि यूरिया को किस तरह स्लोली दिया जाए। एक तो हम अपनी अक्लमंदी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके, मसलन 50 केजी की बोरी है तो 20-20 केजी करके दे दी आपने, या उस हिसाब से जितनी ज़रूरत है आपने तकसीम कर लिया। आजकल दुनिया में स्लो रिलीजिंग यूरिया, ऐसी यूरिया जो आप एक ही दफ़ा डाल के चले जाते हैं लेकिन वो उड़ती नहीं है, साइंसदान उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर तहकीक कर रहे हैं, तो वो यूरिया जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके पौधों को मिलती जाएगी। तो नाइट्रोजन के सोर्स भी मैंने आपको बता दिए, और नाइट्रोजन की बोरी आप 3 से 4 हज़ार के दरमियान, तो उसको आप अपनी पैदावार के साथ हमेशा मैच करें कि इससे मेरी कितनी पैदावार बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर खाली नाइट्रोजन पर आप जो है ना इत्फाक ना किया करें, आपको जो है इन्हिसार आपकी फास्फोरस पर करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो फिर पौधे को अवेलेबल हो जाती है और नाइट्रोजन ज़मीन में मूवेबल भी है, लेकिन फास्फोरस एक ऐसा खुराकी जुज़ है जो फ़ौरन पौधे को कभी नहीं मिलता, बहुत स्लोली मिलता है। और हमारी ज़मीनों में पीएच ज़्यादा हो जाने की वजह से तो बिल्कुल ही उसका मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसकी बोरी आ रही है 13 से 14 हज़ार पर। तो दोस्तों ये तो बहुत काम ख़राब है। आपने 26 हज़ार की 2 बोरियां डाल दी तो आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। तो इसमें आपने मैनेजमेंट करनी है। अगर आपको देखें, एक बोरी से काम भी चलाया जा सकता है अगर आपकी ज़मीन में फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, 1.5 से भी काम चल सकता है। आप सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे मैनेज करने के लिए, लेकिन फास्फेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और ज़मीन को इस हालत में बनाना। अगली किस्त में आपको फास्फोरस के ऊपर एक जामिया नोट दूंगा और इसी तरह बताऊंगा फास्फोरस पौधे को कहाँ कहाँ पर किस किस तरह चाहिए होती है, और फास्फोरस की कौन कौन सी खादें आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या रेट हैं, और क्या आप उनको पैदावार के हवाले से आप कितना खर्चा कर सकते हैं, कैसे आप एक सोचा समझा खर्चा करेंगे कि आपको पैदावार जो मिले उसमें आपको कोई बचत भी आए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो अगले किस्त में मैं आपको फास्फोरस के बारे में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।